हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राम बजाज है। आई वेलकम ऑल यू इन माय यूट्यूब चैनल। मैं इस पे जीएसटी के केस लॉज सेक्शन उसके बारे में डिस्कशन करता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है गुजरात हाई कोर्ट का एक बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन जो रिलेट करता है रिफंड से। देखो, जीएसटी में होता क्या है कि जीएसटी में जो आपका आईटीसी पेड किया है, आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स, इसको क्या नॉर्मल लैंग्वेज में आईटीसी ही बोला करते हैं लोग, इसलिए मैं आईटीसी यूज करता हूँ वर्ड। तो यहाँ पे मेरा मतलब आईटीसी का इनपुट टैक्स है, ठीक है। तो आईटीसी में जो जीएसटी एक्ट है उसमें ये बोला गया है कि भैया आईटीसी का उपयोग आप आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी को एडजस्ट करने के लिए कर सकते हैं, बट आपको ये रिफंड नहीं मिलता है। ये लॉ में मना किया हुआ है स्पेसिफिकली। रिफंड आपको सिर्फ और सिर्फ दो सिचुएशन में मिल सकता है जो जिसमें सेक्शन 54 डील करता है। दो सिचुएशन कौन सी है? पहली तो जब आप कोई एक्सपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट मतलब जीरो रेटेड सप्लाई, तब आपको जो आपने उस एक्सपोर्ट के पर्पज के लिए जो भी गुड्स खरीदा है उस पर जो भी आईटीसी आपने चुकाया है उसको आपको रिफंड मिल जाएगा। सेकंड होता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में। अगर मैं ब्रीफली बताऊं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या है, तो ये ऐसे होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप वो मैन्युफैक्चर, आपने इनपुट जो रॉ मटेरियल खरीदा उस पर जो आपका इनपुट है उस पर आपका टैक्स लगता है फॉर एग्जांपल 18%, और आपका जो फिनिश गुड्स है उस पर टैक्स लगता है 5%। तो आइडियली सिचुएशन क्या होगी कि आपके पास हमेशा आईटीसी पड़ा रहेगा क्रेडिट साइड में। तो अल्टीमेटली इससे क्या होगा कि आपकी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होगी और आपको बिजनेस में हैम्पर होगा। तो सिंस सरकार ने जब जीएसटी बनाया था तब उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचा था, तो उन्होंने इस चीज़ के बारे में भी सोचा। तो उन्होंने क्या किया कि इन दैट केस, जिसको मतलब लॉ में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बोला जाता है, तो जो सप्लायर है, जो रजिस्टर्ड पर्सन है, उसको रिफंड अलाउ किया जो एक्यूमुलेटेड आईटीसी पड़ी रहती है इन दैट केस। तो अब हम जो आगे डिस्कस करेंगे वो सारा इसी खेल पे, इसी चीज़ पे डिपेंड है। तो ये थोड़ा वीडियो मेरे हिसाब से लंबा होगा, एटलीस्ट आधे घंटे का, बट आई होप कि मतलब एक बार इसको जब आप ध्यान से देख लोगे तो मतलब आपका जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है उसमें भी कई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। तो हुआ क्या कि गुजरात हाई कोर्ट में एक केस हुआ था अभी, जिसका डिसीजन रिसेंटली 4-5 दिन पहले आया है 24 को। केस क्या किसका था? बीकेसी फूड स्टेप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये था, प्लस इसके साथ 6 और 7 अपील और थी। तो उनको सबको क्लब करके गुजरात हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था। अब हम इस डिसीजन में आगे बढ़ते हैं कि क्या था। सेक्शन 54 सब सेक्शन 3 से रिलेटेड था। सब सेक्शन 3 क्या बोलता है ये मैंने लिखा हुआ है, इसको एक बार हम पढ़ते हैं पूरे को। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 10, सब सेक्शन 10 के साथ 54 पढ़ा जाएगा। सब सेक्शन 10 क्या बोलता है? अल्टीमेटली 10 ये बोलता है कि भैया अगर आपको रिफंड बन रहा है बट डिपार्टमेंट में आपका कोई भी टैक्स पेनल्टी वगैरह ड्यू है तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। आपका जो ड्यू है वो रिफंड के साथ एडजस्ट कर लिया जाएगा। ये ब्रीफली बोलता है सबसेक्शन 10। ए रजिस्टर्ड पर्सन मतलब जो आदमी रजिस्टर्ड है उसको ही मिलेगा रिफंड, टैक्सेबल को नहीं मिलेगा। ए रजिस्टर्ड पर्सन मे क्लेम रिफंड ऑफ एनी अनयूटिलाइज्ड आईटीसी एट एंड ऑफ एनी टैक्स पीरियड प्रोवाइडेड दैट नो रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी शैल बी अलाउड अदर देन, मतलब ये नेगेटिव क्लोज के साथ स्टार्ट होता है कि मतलब सिर्फ इनको मिलेगा, इसके अलावा किसी को नहीं मिलेगा। इसमें जो सब क्लोज 2 है वो हमारे काम का है, जिसपे सारा ये केस था। वेयर क्रेडिट हैज एक्यूमुलेटेड ऑन अकाउंट ऑफ रेट ऑफ टैक्स और इनपुट बीइंग हायर देन द रेट ऑफ टैक्स ऑन आउटपुट सप्लाई, जो मैंने आपको बोला इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इसमें क्या ये दो चीज़ों को हटा दिया जा गया है, अदर देन नील रेंटेड और फुल्ली एग्जाम्प्ट सप्लाई, मतलब आपकी जो टैक्सेबल सप्लाई है तभी अप्लाई होगा 54(3) का रिफंड। एक्सेप्ट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इज में बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, ठीक है। ये वही है जो मैंने अभी आपको ब्रीफली समझाया कि ये सेक्शन 50 और सबसेक्शन 3 क्या बोलता है। अब इश्यू क्या हुआ? इश्यू ये हुआ, एक मैन्युफैक्चर था, अब वो गुड्स भी खरीदता था और वो सर्विस भी लेता था।
अब जब वो रिफंड लेने गया तब डिपार्टमेंट उसको बोला कि भैया जो तुमने गुड्स खरीदे हैं ना इन्वर्टेड ड्यूटी में, उसका हम रिफंड दे देंगे, हम सर्विस का नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि रूल 89 सब रूल 5 ये बोलता है कि जो रिफंड का कैलकुलेशन का फॉर्मूला है वो सिर्फ इनपुट पे है, वहाँ इनपुट वर्ड लिखा हुआ है। तो डिपार्टमेंट ने बोला कि भैया ये जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से सिर्फ आपको इनपुट पे मिलेगा, और इनपुट की जो डेफिनेशन है उसमें इनपुट सर्विस नहीं आती, तो हम आपको सिर्फ गुड्स में जो आपका इन्वर्टेड ड्यूटी है उसका रिफंड दे देते हैं, और सर्विस का जो आपका पड़ा है वो आपकी जो आउटपुट लाइबिलिटी है फॉर नॉर्मल बिजनेस पर्पज आप उसमें एडजस्ट कर लो। तो वो बंदा गुजरात हाई कोर्ट चला गया कि भैया ये गलत है। अब उसने क्या बोला, क्या फैक्ट थे, वो हम आगे समझते हैं। सबसे पहला क्लोज अपना आता है प्रेयर इन द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में उसने क्या बोला? हाई कोर्ट में जैसे अपने कोई भी केस होता है तब क्या हमेशा ग्राउंड ऑफ अपील होते हैं। ग्राउंड ऑफ अपील मतलब हो गया कि वो क्या उसका क्लेम है कि जो उसके हिसाब से जेन्युइन है बट डिपार्टमेंट नहीं मान रहा। तो ये ग्राउंड ऑफ अपील उसके 3 थे। पहला था that the amended rule 8 of the CGST rule is ultra virus of 54(5). ये 8 नहीं है, ये 89 है। ये शायद हाई कोर्ट के लिखने में ही क्लेरिकल मिस्टेक हो गई थी। होता है, सब जगह होता है, वहाँ पे भी तो आदमी है लिखने के लिए। अल्ट्रा वायरस ऑफ सेक्शन 54 subsection 5 is so much as subsection 54 subsection 3 provide for the refund of any unutilized input tax credit accumulated on account of inverted duty structure, thereby covering credit of both input and input services। मतलब क्या कि उसने बोला कि साहब 54 subsection 3 है, वो तो ये बोलता है कि साहब आपको सब चीज़ का क्रेडिट मिल जाएगा, सबका चीज का। यहाँ पे एनी वर्ड है, इसका हम आगे मतलब समझेंगे। बट जो रूल 89(5) है वो ये बोलता है कि भैया इनपुट का नहीं मिलेगा। तो भैया ये एकदम गलत है। ये जो रूल है वो सेक्शन से ऊपर है, तो ये गलत है, इसको रूल को हटाओ साहब, हाई कोर्ट में बोला। सेकंड, इसने ये बोला कि जो रूल 89 है वो आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है। आर्टिकल 14 क्या होता है? आर्टिकल 14 होता है समानता का अधिकार। संविधान में एक अधिकार दिया हुआ है हर आदमी को, वो है समानता का अधिकार, वो है आर्टिकल 14। एक अधिकार दिया हुआ है आर्टिकल 19(1)(d) है कि ई में, मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा। वो बोलता है कि हर आदमी को देश में व्यापार करने की आज़ादी है। तब होता क्या है कि जैसे कोई भी रिट जाती है ना नॉर्मली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें एक एंगल हमेशा रहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का। होता क्या है कि जैसे ये जो अपील की गई थी ना हाई कोर्ट में, वो की गई थी सीजीएसटी एक्ट के लिए नहीं की गई थी। क्योंकि सीजीएसटी एक्ट की अपील होती ना तब तो उसको अपील के हिसाब से चलना पड़ता कि भाई पहले सीटीओ बोलता था, फिर जो अपील वाला वो बोलेगा, फिर ट्रिब्यूनल बोलेगा, फिर हाई कोर्ट जाएगा। नॉर्मल प्रोसेस लॉ की ये होती है। बट अपने संविधान में एक आर्टिकल है, वो आर्टिकल 226 226, वो ये कहता है कि कोई भी आम आदमी, कोई भी व्यापारी, कोई भी मतलब एनी सिटीजन ऑफ द इंडिया, वो क्या कि हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं अगर उसके जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट, उसको वायोलेशन होता है। तो लॉ में जितनी भी अपीलें होती हैं ना डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, एज पर फॉर द इनकम टैक्स एक्ट हो, चाहे अपने जीएसटी हो, वो 226 के अकॉर्डिंग की जाती है। क्योंकि उसमें वो बोलते हैं कि साहब ये देखो एक्ट है ना, ये मेरा ना मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, तो साहब ये इसको रोको आप, क्योंकि मैं देश का आज़ाद नागरिक हूँ और संविधान ने मेरे को अधिकार दिए हैं और उसके अगेंस्ट में जा रहे हैं। तो ये बीच का रास्ता है। इसलिए जैसे आपने देखा होगा कि ये जो सेकंड है प्रेयर, उसमें उन्होंने आर्टिकल 14 को साथ में ले लिया। वो इसलिए लिया क्योंकि अगर वो संविधान का वहाँ जिक्र नहीं करते ना, तो वो 226 में वहाँ अप्लीकेशन या रिट लगा ही नहीं सकते एज पर लॉ। तो इसलिए उन्होंने आर्टिकल 14 का सहारा लिया। साथ में यहाँ पे आर्टिकल 19 का भी सहारा ले सकते थे। 19(1) है जो बिजनेस का राइट देता है, बट इन्होंने लिया नहीं। क्यों नहीं लिया आई डोंट नो, क्योंकि वकील साहब जाने वो तो। फिर क्या हुआ कि जो रूल 89(5) है, इसको क्या रिट्रोस्पेक्टिव अमेंड किया गया था।
इसको जो अमेंड किया गया था उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया था 1 जुलाई 2017 से, जिस दिन से जीएसटी लगा था। तो उन्होंने बोला कि साहब ये भी देखो गलत है कि वो पुराने डेट से बैक डेट से कैसे कर रहे हैं, सेम इज नॉट अलाउड। तो इसकी 3 ग्राउंड थे। जो मेन ग्राउंड था वो यही था कि जो रूल 89 है 89(5) वो 54(3) से ऊपर जा रहा है, वो अलाउ नहीं है। अब नीचे मैंने बनाया है फैक्ट ऑफ द केस। ये डिसीजन क्या है कि लगभग 105 पेज का है, तो मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन कि आप उसको रीड करो। तो मैंने इसमें क्या किया कि जो उसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे फॉर द अंडरस्टैंडिंग और रेफरेंस, वो मैंने उठा लिए वहाँ से पूरे डिसीजन से। तो अगर आप ये चीज़ पूरा देख लोगे, समझ लोगे, तो आई डोंट थिंक कि मतलब आपको डिसीजन पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। और डिसीजन पढ़ना भी वैसे भी बहुत भारी काम है, सब लोग हम जानते ही हैं। तो ब्रीफ फैक्ट ऑफ द केस यही थे जो मैंने आपको बोला कि ये मतलब जूते का फुटवियर जूते का मैन्युफैक्चर था, ये था, गणित था, ठीक है। इसमें मतलब हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट। अब देखो, जब भी कोई हाई कोर्ट का डिसीजन होता है ना, तो उस डिसीजन को नॉर्मली 5 पैरे में डिवाइड किया जाता है। पहला पैरा हो गया फैक्ट ऑफ द केस, कि असल में फैक्ट क्या थे, ठीक है। सेकंड पैरा होता है जो पिटिशनर एप्लीकेंट ने क्या क्या बोला अपनी बात के लिए। थर्ड रेस्पोंडेंट मतलब डिपार्टमेंट ने क्या क्या बोला। फोर्थ इन दोनों ने जो बोला उसमें से कोर्ट को क्या क्या सही लगा। और फिफ्थ और सबसे लास्ट डिसीजन। होता यह है कि अपने जो इंडिया में कोर्ट की जो रूलिंग होती है ना, वो होती है बेस्ड ऑन द प्रीवियस जजमेंट। प्रैक्टिकली एक चीज आप सोचो, अपने देश में आप अगर मर्डर करते हो किसी का तो सेक्शन 302 लगता है। को करना नहीं चाहिए, गलत बात है, मैं एग्जांपल के सारे बता रहा हूँ। अब अगर हर केस मर्डर का हाई कोर्ट जाए तो हिंदुस्तान में तो हर साल 10-15 लाख तो मर्डर होते ही होंगे, 125 करोड़ की आबादी है। तो आप समझो कि हर साल 15 लाख करोड़ केस हाई कोर्ट जाएंगे। फिर कितने क्राइम है और कितने मतलब डिस्प्यूट है, तो पॉसिबल नहीं है इतनी आबादी में कि हर केस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सुने। तो प्रैक्टिकली होता गया है फॉर द पर्पज ऑफ लॉ कि दो चीज़ होती है। देखो मैं इसको आज काफ़ी डिटेल से ले रहा हूँ, तो आप समझो इस चीज़ को, आपके बहुत काम आएगा। तो दो चीज़ होती है, एक होता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, एक होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या होता है कि कोई चीज का फैक्ट है, क्या फैक्ट है। और क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है कि साहब कानून में ये लिखा हुआ है तो ये गलत लिखा हुआ है क्या, पहली चीज। दूसरी, लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है। देखो होता क्या है कि सरकार का काम है कानून बनाना और कोर्ट का काम है कानून को इंटरप्रिएट करना कि इसमें जो लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ अमेरिका की। हुआ क्या कि जो अमेरिका का संविधान है ना, उसमें लिखा हुआ है कि अमेरिका राज्यों का एक संघ है। इसमें कोई भी राज्य अमेरिका में जुड़ सकता है और कोई भी राज्य अमेरिका में ये संघ को छोड़ के अलग हो सकता है। करेक्ट, वहाँ संविधान में लिखा हुआ है। इंडिया में ऐसी चीज कोई नहीं है संविधान में, अमेरिका में संविधान में लिखा हुआ है। तो अमेरिका का एक राज्य है फ्लोरिडा। अब हुआ क्या कि फ्लोरिडा के कुछ लोग उन्होंने मिलकर डिसाइड किया, बोला साहब हमें अमेरिका में नहीं रहना, हम अमेरिका से अलग होंगे। तो उन्होंने युद्ध किया अमेरिका से, तो वो युद्ध हार गए। अमेरिका मतलब यूएस से, जो अदर देन फ्लोरिडा। अब उसमें से एक जो युद्ध किया उन लोगों में से एक था वकील। तो वकील साहब तो आपको पता है कानून के कीड़े होते हैं। तो वकील साहब ने अमेरिका का संविधान उठाया, तो संविधान में उनको ये लिखा मिल गया, तो वो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट जाके बोले माई लॉर्ड, मतलब मेरे माई बाप, अपने चालू लैंग्वेज में बोलते हैं, तो कि साहब देखो ये संविधान में लिखा हुआ है कि अमेरिका से कोई भी राज्य अलग हो सकता है, तो साहब हम अमेरिका से अलग होना चाहते हैं, हमें अलग करने की परमिशन दो। जज साहब भी हैरान परेशान कि साहब कानून में तो लिखा हुआ है अमेरिका से अलग हो सकते हैं, और उस राज्य का मुख्यमंत्री और वहाँ की कैबिनेट सचिव रिपब्लिक बोल रही है हमें अलग होना है। फंस गए, अब करे क्या। तो कोर्ट ने उनको बोला कि भैया देखो लिखा हुआ है ये तो सही बात है, बट इस वर्ड का मतलब क्या है वो तो हम बताएंगे।
तो कोर्ट ने बोला कि भैया इसका मतलब ये है कि अलग हो सकते हैं, अगर अलग होने का कोई उपाय नहीं बचा हो। मतलब कि जब तक कोई उपाय है कि अलग नहीं हो सकते तो अलग नहीं हो सकते। अब वो सर और पैर पटक पटक के रह गए। वो 50 ले आए प्रपोजल के साथ, देखो ये है ना, यहाँ देखो इसके हिसाब से हम अलग हो सकते हैं। तो कोर्ट ने बोला नहीं नहीं, ये आपका वैलिड ग्राउंड नहीं है, एक काम करो अच्छा सा एक रीजन लेके आओ। तो वो आज तक वही चल रहा है। आज तक वहाँ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में उस केस की सुनवाई होती है। हर बार लोग लेके जाते हैं कि बोले साहब देखो ये रीजन है, तो कोर्ट बोलता है नहीं नहीं ये रीजन अच्छा नहीं है, अच्छा रीजन लेके आओ। तो ये हम तो नहीं मानते। तो ये कोर्ट का खेल होता है। हम इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम आगे अपने पॉइंट पे चलते हैं। तो पिटिशनर ने क्या बोला? पिटिशनर ने बोला कि साहब देखो ये बातें हैं जो मेरी बात को सपोर्ट करती है। पहली बात, उन्होंने सबसे अच्छा गेम इसमें क्या पता है आपको? वकील साहब ने क्या किया कि जीएसटी से रिलेटेड अपने गवर्नमेंट ने जितने डॉक्यूमेंट लाए थे ना, उन्हीं को उठा के जज साहब को दिया। बोला साहब देखो इन सब में एक ही चीज लिखी हुई है, वो ये है कि सरकार ने बोला था 1 नेशन 1 टैक्स, और आपको सीमलेस आईटीसी मिलेगा। क्योंकि जीएसटी लाने का उद्देश्य भी यही था कि होता क्या था पहले कि आप अगर कोई राज्य में व्यापार करे और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, अब आपने अगर समझो राजस्थान में आपका बिजनेस है, आपने गुजरात से कोई माल मंगाया तो उसका आईटीसी आपको नहीं मिलता था। सेकंड, आपने अगर कोई सर्विस ली थी तो उसका नहीं मिलता था। तो अल्टीमेटली होता क्या था, कास्केडिंग इफेक्ट हो जाता था। क्योंकि जब आपको आईटीसी नहीं मिलेगा तब आपके प्राइस बढ़ेगी अपने आप आइटम की। तो उसी को रोकने के लिए जीएसटी लाया गया था। और आपको अगर याद है तो सरकार ने 2017 में हर जगह यही बोला था साहब जीएसटी का उद्देश्य है सीमलेस क्रेडिट, सीमलेस क्रेडिट, सीमलेस क्रेडिट। तो वकील साहब ने सारे के सारे वही डिसीजन जो डिसीजन और गवर्नमेंट के व्यू थे वही सबसे पहले दिए जज साहब को। तो पहला क्या बोला उन्होंने? पहला ये बोला कि भाई फंडामेंटल प्रिंसिपल जीएसटी का यही है कि मल्टी स्टेज टैक्स है और आईटीसी मिलना चाहिए। करेक्ट बात थी। दूसरा ये बोला कि भैया जब जीएसटी लाया गया था संसद में, तब बिल में भी सरकार ने यही बोला कि ईच स्टेज ऑफ सप्लाई ऑफ चेन। तो अब क्या कर रही है सरकार कि उसी चेन को तोड़ रही है, तो साहब नॉट अलाउड है। फिर क्या बोला कि साहब जीएसटी है इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें अल्टीमेटली जो प्राइस है और टैक्स बर्डन करता है कंज्यूमर। तो साहब हमारा आईटीसी खराब क्यों हो, अच्छी बात है। फिर बोला ओसीईडी मॉडल, ये कोई एक यूरोप का मॉडल है, वो ये बताता है कि भाई जीएसटी का मतलब क्या हुआ कि कंजम्पशन बेस्ड टैक्स जिसमें आईटीसी मिलेगा। ठीक है। फिर सरकार ने जीएसटी पे एफएक्यू जारी किए थे, उसमें भी यही मिला, उन्होंने लिखा था कि जीएसटी का उद्देश्य क्या है कि सीमलेस क्रेडिट। तो पहला उनका जो प्लान था वो यही था कि भैया जब सरकार ने बोला है, हर जगह ये लिखा है कि आपको सीमलेस आईटीसी मिलेगा, तो यहाँ मेरा आईटीसी रोका क्यों गया? ये जो चारों पॉइंट है ना, ये बहुत काम के हैं। इनका यूज आप कैसे कर सकते हो कि आपको जब कभी भी डिपार्टमेंट का नोटिस आए कि इस पे आईटीसी नहीं मिलेगा, डिस्प्यूटेड चीज है, तो आप इन सब चीज का यूज कर सकते हो। तो इसके लिए आप डिसीजन रेफर करो, बहुत क्लासिक तरीके से समझाया गया है। फिर वो आए मेन सेक्शन पे। सेक्शन क्या बोलता है? अब हम जाते हैं सेक्शन पे वापस एक बार समझने के लिए। ये देखो यहाँ ये क्या वर्ड यूज हुआ है, इनी। यहाँ से गेम स्टार्ट हुआ उनका। अब इनी का मतलब क्या हुआ? इनी का मतलब तो कुछ भी, इनी के आगे देखो क्या वर्ड है, अनयूटिलाइज। तो इसका मतलब उन्होंने ये बोला जो पिटिशनर थे कि साहब कोई भी अनयूटिलाइज आईटीसी का मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एनी वर्ड यूज लिया हुआ है। तो सरकार ये नहीं कह सकती कि बाद में बोले कि साहब आपको तो सिर्फ गुड्स का मिलेगा, आईटीसी का जो आपकी सर्विस की आईटीसी है उसका नहीं मिलेगा। ये उन्होंने पॉइंट नंबर दिया 5। ये देखो एनी। फिर उन्होंने क्या कहा कि भैया जो आईटीसी है इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसकी डेफिनेशन है 263 में, वो ये बोलती है कि क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। और इनपुट टैक्स का मतलब होता है कि गुड्स और सर्विस दोनों में से कोई भी चीज का। तो सिंस की
एक तरफ लॉ में ही लिखा हुआ है कि एनी इनपुट टैक्स एक्ट, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी, दूसरी तरफ इनपुट का मतलब होता है कि इनपुट टैक्स का मतलब है गुड्स और सर्विस का। तो मतलब सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 ये बोलता है कि भैया आपको तो सबका चीज का क्रेडिट मिलेगा, बट सरकार ने हमें रोक दिया। फिर नेक्स्ट क्या बोला, यही बोला 8वां पॉइंट वही है जो मैंने बोला आपको। 9वां उन्होंने क्या बोला, 9वां ये बोला, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि जीएसटी एक्ट अगर आप पढ़ोगे ना तो उसमें बहुत सारी जगह लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट नोटिफाइड द सेम, काउंसिल नोटिफाइड द सेम। तो भैया ये सेक्शन 54 सेक्शन 3 में कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। तो जो ये रूल बनाया गया है, रूल 89, वो तो गलत है। ये देखो आप पढ़ो, इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि सरकार रूल बना सकती है इन रिलेटिंग टू दिस। यहाँ पे सिर्फ यही लिखा हुआ है, सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ मे बी नोटिफाइड। मतलब सरकार ये बोल सकती है कि सप्लाईज और गुड्स किस पे आईटीसी नहीं मिलेगा, बट ये नहीं बोल सकती कि आपको सर्विस पे नहीं मिलेगा, क्योंकि नोटिफाइड वो गुड्स और सर्विस कर सकती है स्पेसिफिक। जैसे उन्होंने बोला हुआ है कि कॉन्ट्रैक्टर को नहीं मिलेगा आईटीसी। कॉन्ट्रैक्टर के केस में क्या होता है कि उसकी जो रॉ मटेरियल है वो होते हैं ज़्यादातर 28% पे, जो मोटा सीमेंट होता है, और जो टैक्स लगता है वो लगता है 12 या 18% पे। तो सरकार ने इस प्रोविजन के सारे एक नोटिफिकेशन डाल के उसको एक्सक्लूड किया हुआ है। तो ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनका भी यही कहना था कि सब सरकार गुड्स और सर्विस को नोटिफाइड कर सकती है, बट ये नहीं कह सकती कि कोई चीज पे नहीं मिलेगा, सर्विस पे या सर्विस पे नहीं मिलेगा। तो इस लाइन का ये मतलब हुआ। तो इन सब के हिसाब से साहब जो रूल 89(5) आया है ना, वो तो बिना अथॉरिटी के आ गया। जब सरकार को अथॉरिटी है ही नहीं एक्ट में कि भैया आप इस चीज के लिए रूल बना सकते हो, तो जो रूल बनाया वही गलत है। तो जब रूल ही गलत है तब अपने आप आपको हमें सर्विस पे आईटीसी मिलना चाहिए। आईटीसी मतलब आईटीसी का रिफंड मिलना चाहिए। फिर उन्होंने ये बोला कि देखो साहब, ये एकदम दाब के गलत बात है कि अब आपने क्या किया कि 89(5) में रूल में जो आपने नेट आईटीसी की डेफिनेशन दी उसमें इनपुट वर्ड यूज ले लिया। तो अगर आपने रूल बनाया है, वो पहली बात है वो भी गलत है। ठीक है, आपने फिर भी बना दिया, तब आपको वहां पे सब लेना चाहिए। ये उनका पॉइंट नंबर 11 था। फिर उन्होंने क्या बोला, भारत ठीक है, फिर हाँ नॉर्मल, हाँ फिर उन्होंने ये अच्छा पॉइंट बोला, पॉइंट नंबर 18 जो समझने लायक है। हुआ क्या कि जब जीएसटी आया था तब ये हुआ था कि सर्विस टैक्स वेट और एक्साइज का एक्सटेंशन था। तब सरकार ने एक प्रोविजन लेके आए थे सेक्शन 140 और उसके आगे में ट्रांजिशन क्रेडिट एग्रीमेंट बोल के। उसमें उन्होंने ये प्रोविजन किया था कि किसी का भी आईटीसी जो टैक्स इनपुट में खड़ा है पुराने लॉज में, वो जीएसटी में उसको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो इनका ये कहना था कि साहब सरकार एक तरफ तो ये ट्रांजिशन एग्रीमेंट लाई है, ये मान रही है कि सबको आईटीसी मिलना चाहिए, और दूसरी तरफ अपना ही आईटीसी उनको छोड़ दिया। तो ये भी गलत है। ठीक है, तो ये आर्ग्यूमेंट थे एसएससी साइड में पिटिशनर के। बहुत अच्छे आर्ग्यूमेंट थे, लॉजिकली थे। उसमें 1 से 4 तक का तो आपका जनरल यूज है। आप जब भी डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजे आईटीसी रिवर्सल के लिए या आईटीसी नॉट अलाउंस के लिए, आप सबका यूज कर सकते हो। फिर रेस्पोंडेंट मतलब डिपार्टमेंट के वकील साहब ने क्या बोला। डिपार्टमेंट के वकील साहब, जैसे मैंने ये पूरा जजमेंट पढ़ा तो मतलब जो मेरे को महसूस हुआ कि जजमेंट में वकील साहब बहुत कमजोर थे बोलने में। वकील साहब दो ही चीज़ों पे रट्टा मार के, एक ही चीज़ पे रट्टा मार के बैठे थे। वकील साहब का क्या कहना था कि साहब सेक्शन 164 जो पावर देता है सरकार को कि साहब आप रूल बना सकते हो एक्ट के लिए, तो उसमें ये हमें पावर दिया गया है कि साहब आप कोई भी रूल बना सकते हो। 164 सबसेक्शन 3 बोलता है रिट्रोस्पेक्टिव भी बना सकते हो, और 1 बोलता है फॉर ऑल ओनी ऑफ द मैटर। तो साहब हमने जो रूल बनाया वो एक्ट के अधिकार से बनाया है। तो जो पिटिशनर का कहना था कि साहब रूल ही गलत है, वो क्लेम उन्होंने कवर कर लिया। बट जो आईटीसी डिसअलाउज के बारे में उन्होंने कोई लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं बोला। तो ये यहाँ सरकार की बहुत बड़ी कमजोरी रही थी डिपार्टमेंट की कोर्ट में। फिर अगला हमारा शीट है जिसमें हमने ये डिसाइड किया है कि कौन कौन से केस लॉज रेफर हुए थे। तो देखो, पहले डिस्कशन पेपर हो गया, ये हो गया,
ये देखो, ये एक केस था श्री बालासिंगम मेटल का। ये बोला था कि एनी मीन्स का मतलब क्या होता है वर्ड में। एनी का मतलब होता है मोर देन वन, और यही एक डिसीजन था लोरा स्टील का सुप्रीम कोर्ट का, उसमें भी यही बोला गया था। तो पिटिशनर के आर्ग्यूमेंट मेनली दो उसने सपोर्टिंग में दिए थे कि एक तो ये जो डिपार्टमेंट का कहना कि भाई हमने आईटीसी क्यों लाए, सरकार का कहना, और सेकंड कि यहाँ पे एनी का मतलब और होता है, और में सारे इंक्लूड हो जाते हैं। और डिपार्टमेंट में ये दिया था विलवुड केमिकल का डिसीजन, गुजरात हाई कोर्ट का ही था। उसमें ये बोला था कि सरकार को अधिकार है कि वो रूल बना सकती है। ये उन्होंने दिया था इन रेफरेंस टू 164, ये वाला कि हमें अधिकार है रूल बनाने का। अब कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि भैया जो पिटिशनर बोल रहा है वो एकदम सही बात है। जब सरकार को अधिकार ही नहीं है रूल बनाने का तो उसने कैसे बना दिया, पहली बात। दूसरी कि जब वहाँ पे एनी वर्ड यूज किया गया है तो इसका मतलब तो सब हो गया। तो भैया पिटिशनर इज राइट। ये देखो अपने केस रेफर्ड कौन कौन से किए थे। अब जैसे मैंने आपको पहले बोला था ना कि कोर्ट कोई भी केस लॉ का में कोई भी केस का डिसीजन देता है तो वो हमेशा केस लॉज को रेफर करता है कि पहले सुप्रीम कोर्ट या अलग अलग हाई कोर्टों ने क्या बोला है। तो पहला केस लॉ उन्होंने क्या रेफर किया, ये था एक इंटरकॉन्टिनेंटल कंसल्टेंट का केस था दिल्ली हाई कोर्ट का, 3 मेंबर की बेंच थी। उसने क्या बोला, उसने ये बोला कि रूल विच गोज बियॉन्ड द स्टैट्यूज अल्ट्रा वायरस एंड लाइबल टू बी स्ट्रक डाउन, मतलब जो रूल एक्ट लॉ से ऊपर हो जाते हैं उसको हटाना पड़ेगा। फिर बाबाजी कंडोली गार्ड में भी यही बोला था सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच ने। ठीक है, देखो यहाँ पे उसने रेफर किसको किया था, श्री बालासिंगम को एनी के लिए और लोरा स्टील को। ठीक है, फिर CIT वर्सेस एस चेन्नप्पा मुदिया 1969 में भी यही डिसीजन आया था। ये देखो कि इनकम टैक्स का एक्ट था, उन्होंने भी यही बोला कि कोई भी रूल एक्ट से ऊपर नहीं जा सकता। विमल चंद्र के केस में भी उन्होंने यही बोला था, विमल चंद्र बनर्जी स्टेट ऑफ MP में। ताजमहल होटल के केस में भी यही बोला था उन्होंने, ये देखो प्रोविजन ऑफ द एक्ट कुड नॉट अवे व्हाट वाज कन्फर्ड इन द एक्ट। फिर लोरा स्टील में भी यही बोला। तो उन्होंने 6 केस लॉज का रेफर लिया था। जो SSC का पिटिशनर का ग्राउंड था कि भैया यहाँ पे रूल एक्ट से ऊपर चला गया तो रूल को हटाओ, तो रूल हट गया तो अपने आप ITC मिल गया। ITC मिल गया मतलब ITC का रिफंड मिल गया। फिर कोर्ट ने डिसीजन जो दिया था वो था पैरा नंबर 23 में। उन्होंने कहा था, उनका डिसीजन यही था जो पिटिशनर ने क्लेम किया था। ये देखो सीरियल नंबर 25 में फाइनल डिसीजन था। वी आर इन द ओपिनियन दैट एक्सप्लेनेशन 8 ऑफ द रूल 89(5), एक्सप्लेनेशन 8 किस में डील करती है, नेट ITC, जो ITC अपन क्लेम कर सकते हैं, which denies the refund of unutilized ITC paid on the input service as part of the input tax credit accumulated on account of inverted duty structure ultra virus। ये गलत है, ये गलत है, इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया अब आपको सर्विस पे ITC का रिफंड मिलेगा। तो ये हमारा एक केस था। आई होप कि यू विल लाइक इट एंड प्लीज़ आप इस बारे में अपना फीडबैक ज़रूर देना कि ये आपको केस कैसा लगा, इसका वीडियो कैसा लगा, इसमें मेरे को और क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ये आपका डिसीजन बहुत काम का है, बिलीव मी फ्रेंड्स, बहुत काम का। जब भी आपको डिपार्टमेंट नोटिस भेजे तब आपको ये सब चीज़ों का आप रेफ़र कर सकते हो जो 1 से लेकर 4 तक की है। अगर किसी को इस डिसीजन की सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो वो आप मेरे को व्हाट्सअप या मेल कर सकता है, आई विल प्रोवाइड हिम। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं अभी नेक्स्ट और भी टॉपिक केस लॉज पे वीडियो लेके आऊँगा एंड आई होप कि सेम विल यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।